नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। बात करते हैं एनडीटीवी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्यों एनडीटीवी बिक गया, उसकी पूरी हिस्ट्री और उनका आज तक का पूरा सफर। लेकिन क्या सच में एनडीटीवी बिक चुका है? क्या आज की डेट में एनडीटीवी का पूरा कंट्रोल अदानी के पास है? क्या थी वो फाइनेंशियल डील्स जिसकी वजह से एनडीटीवी की आज ये हालत हो चुकी है? जानेंगे हम इस पूरी हिस्ट्री के बारे में। वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर कुछ भी मिस कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, उसकी लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां जाइए, पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एनडीटीवी के साथ आखिर हुआ क्या है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 2007 तक एनडीटीवी किसी ख्वाब की तरह चल रहा था, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल न्यूज चैनल था और अगर टीआरपी की बात करें तो देश का दूसरे नंबर का चैनल था। लेकिन 2007 एनडीटीवी के लिए एक टर्निंग ईयर था। यहाँ पर उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जो लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुए। 2007 से पहले एनडीटीवी के जो ओनर थे, प्रणव रॉय और राधिका रॉय, उनके जो शेयर थे वो 32% के आसपास थे। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने शेयर को बायबैक करेंगे। तो राधिका रॉय के पास एनडीटीवी के शेयर थे 16.32 और प्रणव रॉय के पास एनडीटीवी के शेयर थे 15.94। टोटल उनके जो शेयर थे वो 32% के ऊपर थे। 2007 में इन्होंने लगभग 27% शेयर मार्केट से वापस खरीद लिए, जिनकी कुल कीमत थी 550 करोड़ और जिनके बाद इनके शेयर 61% से ऊपर हो गए। अब ये जो शेयर थे, ये पूरे शेयर इन्होंने अपने नाम पर नहीं खरीदे थे। यहाँ पर उन्होंने एक कंपनी बनाई, आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए उन्हें जो फाइनेंस की जरूरत थी, इंडिया बुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से 550 करोड़ का लोन लिया। लेकिन 2008 में ही अमेरिका में लेमन ब्रदर्स डूबने के बाद पूरी दुनिया एक फाइनेंशियल क्राइसिस की चपेट में आ गई और यहां से एनडीटीवी की हालत खराब होनी शुरू हो गई। उनके शेयर की जो कीमत थी वो 400 से ऊपर की थी, वो इस क्राइसिस के बाद सीधा 100 पर आ गई। उनकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा और समय आ चुका था कि अब वो इंडिया बुल्स का लोन जो है वो वापस कर दे। इसके लिए इन्होंने एक और लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से, लगभग 375 करोड़ का। और इस लोन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था वो था 19% पर एनम। जो लोग बिजनेसमैन है वो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी 375 जैसे हेवी अमाउंट के लिए। जैसे जैसे एक और साल निकल गया, लेकिन अब उन्हें आईसीआईसीआई का लोन भी चुकाना पड़ रहा था। इस बीच उनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी एनबीसी यूनिवर्सल के साथ, उन्होंने बैकआउट कर दिया। तो इन सारे झटकों से उभरने के लिए उन्हें किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत थी। तो यहाँ पर एक कंपनी सामने आई जिसका नाम था विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। वीपीसीएल ने एनडीटीवी को लगभग 400 करोड़ का लोन दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसके अगेंस्ट ना तो उन्होंने कोई सिक्योरिटी ली और ना ही कोई इंटरेस्ट लिया। एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं लिया। ये काफी हैरान करने वाली बात थी कि इतनी बड़ी अमाउंट उन्होंने बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी इंटरेस्ट के एनडीटीवी को दी कैसे? इस लोन के बदले में वीपीसीएल ने एनडीटीवी से मांग की कि आपकी जो आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, इसके जो शेयर्स है उसमें से 99.9% शेयर जो है उसके इक्विटी वारंट्स जो है वो हमें इशू कर दो। अब ये इक्विटी वारंट्स क्या होते हैं? एक तरह से समझ लीजिएगा कि वीपीसीएल ने एनडीटीवी से इन शेयर की पावर ऑफ अटर्नी मांग ली। मतलब वीपीसीएल जब चाहे इन शेयर को खरीद सकती है और अपना कब्जा आरआरपीआर के ऊपर कर सकती है। इस बात से एनडीटीवी के जो प्रमोटर्स थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी। बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थी। जो एग्रीमेंट हुआ वीपीसीएल और एनडीटीवी के बीच में, उनमें ऐसे ऐसे क्लॉज थे जिससे आरआरपीआर का पूरा कंट्रोल जो था वो वीपीसीएल के पास चला गया। जैसे आरआरपीआर के प्रमोटर्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आरआरपीआर के शेयर्स को धक्का लगे। ना तो वो शेयर्स को खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। यहां तक वो आरआरपीआर को बैंकरप्ट घोषित नहीं कर सकते। यहां तक कि आरआरपीआर के डायरेक्टर कौन होंगे ये भी वीपीसीएल तय करेगा। मतलब रॉयज ने आरआरपीआर के पूरे कंट्रोल्स इस वीपीसीएल कंपनी को दे दिए थे। उसी वक्त ये लगभग तय हो गया था कि आगे चलकर आरआरपीआर जो है वो बिक जाएगी। अब ये वीपीसीएल क्या है, इसके बारे में पता किया तो पता चला कि वीपीसीएल जो है वो एक शेल कंपनी है। अब वीपीसीएल ने भी जो पैसा दिया था एनडीटीवी को वो खुद से नहीं दिया था, बल्कि शिनानो रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी से लिया था। अब ये शिनानो ने भी अपने पास से पैसे नहीं दिए थे, ये पैसे भी उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड इस कंपनी से लिए थे। ये दोनों कंपनी शिनानो और वीपीसीएल जो है, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये सबको पता है ये कंपनी किसकी है। अगर डायरेक्टली बात की जाए तो 2009 से लेकर 2022 तक
एनडीटीवी के ऊपर जो कंट्रोल था वो अंबानी का था। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि एनडीटीवी की आवाज दबाने के लिए या रवीश कुमार की आवाज दबाने के लिए जानबूझ के एनडीटीवी को खरीद लिया है, तो इस बात में ज्यादा कुछ तथ्य नहीं है। 2009 में ही ये तय हो चुका था कि एक दिन एनडीटीवी जो है वो बिक जाएगा। यहाँ पर एक लॉजिकल सवाल उठता है कि अगर इस गवर्नमेंट को एनडीटीवी को खरीदना ही था तो ये काम वो अंबानी से भी करवा सकते थे, क्योंकि अंबानी और बीजेपी के जो रिलेशन है वो सबको पता है। 2012 में बीपीसीएल को एक और कंपनी ने टेक ओवर किया। उस कंपनी का नाम था नेक्स्ट वेव टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी भी अंबानी की थी और 2012 से लेकर अब तक बीपीसीएल इस कंपनी के अंडर काम कर रहा था। अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में अदानी की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, ये कंपनी नेक्स्ट वेव के साथ एक डील करती है और वीपीसीएल के 100% शेयर को एक्वायर कर लेती है और डील होती है सिर्फ 113 करोड़ में। ये सिर्फ 113 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीपीसीएल के पास आरआरपीआर के 29.9% शेयर जो है वो गिरवी थे और जैसे ही एएमजी मीडिया ने वीपीसीएल का कंट्रोल लिया तो उन्होंने वीपीसीएल के पास पड़े वारंट का इस्तेमाल करके आरआरपीआर के शेयर खरीद लिए। जिसके बाद रॉयज ने कहा कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, हमें अंधेरे में रखकर ये सारी डीलिंग्स हुई हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि रॉयज जो इस देश का बहुत बड़ा न्यूज चैनल चलाते हैं, उनके पास इतनी बड़ी डीलिंग्स की जानकारी न होना अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। लेकिन रॉयज को ये परेशानी क्यों हुई? अब तक तो ये शेयर अंबानी के पास वैसे ही पड़े थे, अब ये अदानी के पास चले गए तो ऐसा क्या हो गया? तो इसके लिए हमें समझना होगा एनडीटीवी का पूरा शेयर स्ट्रक्चर। 100 में से लगभग 16% शेयर जो है वो राधिका रॉय के पास है और 15% शेयर जो है वो प्रणय रॉय के पास है। 29.18% जिसको लेकर ये सारा हंगामा हो रहा है, ये शेयर आरआरपीआर के पास थे। ये भी रॉयज की कंपनी है, मतलब 61% शेयर जो है वो रॉय फैमिली के पास ही थे। तो 61 के बाद बाकी बचे जो 39 है, जिसमें से 9.75% शेयर जो है वो एलटीएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास है। ये एक मॉरिशस की कंपनी है जिसने भारत में लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और जिसमें से 98% इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप में है। 4.2% शेयर जो है वो विकासा नाम की एक कंपनी के पास है, वो भी एक बाहर की कंपनी है और उनके भी फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो अदानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो बाकी बचे 26% शेयर है वो शेयर आम जनता के पास है, जिससे यह साबित होता है कि अभी तक जो है वो अदानी का पूरा कंट्रोल एनडीटीवी के ऊपर नहीं है। अभी भी रॉय कपल के पास 32% शेयर है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। 2011 के सेबी के रूल के अनुसार अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी के 25% से ज्यादा शेयर को एक्वायर कर लेती है तो वो कंपनी अपने शेयर को 50% से ऊपर ले जाने के लिए मार्केट के जो शेयर है उनको एक ऑफर देकर खरीद सकती है। और एएमजी मीडिया ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने अगस्त में ही मार्केट में एक ओपन ऑफर दिया। जिन लोगों के पास एनडीटीवी के शेयर है वो पर शेयर 294 के हिसाब से एएमजी को बेच सकते हैं। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, एनडीटीवी के शेयर बढ़ने लगे। फिलहाल तो किसी ने भी अपने शेयर एएमजी मीडिया को नहीं बेचे। अब जो काम एएमजी कर रही है वो काम रॉयज भी कर सकते हैं, मतलब उनके पास भी 25% से ज्यादा शेयर है तो वो भी ओपन ऑफर देकर 50% से ऊपर अपने शेयर ले जा सकते हैं। लेकिन 2020 में सेबी ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है, ना तो वो कोई शेयर खरीद सकते हैं ना तो कोई बेच सकते हैं। उन पर आरोप लगे थे इनसाइडर ट्रेडिंग के और बैन की जो लास्ट डेट थी वो थी 25 नवंबर 2022। तो जैसे ही एएमजी मीडिया ने ये ओपन ऑफर दिया, रॉयज बीएसई और एनएसए भागे, उन्हें खत लिखा और कहा ये जो एक्विजिशन हो रहा है वो इलीगल है और हम पर बैन लगा है, इसलिए हम कोई शेयर खरीद और बेच नहीं सकते। और ऐसे में अगर एएमजी मीडिया मार्केट से शेयर खरीद लेता है तो हमारी कंपनी के पूरे कंट्रोल उनके पास चले जाएंगे, तो आप इस ओपन ऑफर को रोक दें। 25 नवंबर को बैन हट गया। ना ही बीएसई और ना ही एनएससी ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया और ना ही किसी ने अपने शेयर एएमजी मीडिया को बेचे। सारी सिचुएशन जैसे थे वैसे ही है। और पूरा सिनेरियो जानने के बाद प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने, जो कि आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। याद रखिएगा, प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने आरआरपीआर से इस्तीफा दिया है, ना कि एनडीटीवी से। आज भी वो एनडीटीवी में है और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि उनके पास एनडीटीवी के 32% से ज्यादा शेयर है। लेकिन पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में अदानी ग्रुप जो है वो एनडीटीवी के 50% से ज्यादा शेयर को खरीद लेंगे।
एलटीएस लिमिटेड और विकासा ग्रुप, जिनके बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिलेशन है अदानी के पास, उनके 13% शेयर जो है वो खरीदने में अदानी को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अदानी के एनडीटीवी में जो शेयर है वो 43% के ऊपर चले जाएंगे और बाकी बचे 7% शेयर को खरीदने के लिए इस देश के सबसे अमीर आदमी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कहानी थी एनडीटीवी के बिकने की। एनडीटीवी की आज ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि 2007 में एनडीटीवी ने जो डिसीजन लिए थे वो गलत साबित हुए। 2009 में उन्होंने जो वीपीसीएल के साथ डील की थी, इस डील में ही ये तय हो चुका था कि आगे चलकर एनडीटीवी को बिकना ही है। अब इस बीच में रवीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक अदानी ने एनडीटीवी को पूरी तरह से एक्वायर नहीं किया और ना ही रॉयल्स एनडीटीवी से बाहर हुए हैं। आपको क्या लगता है, इस सवाल का क्या जवाब होगा कि क्यों रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दी? उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।